हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बहुत अच्छा दिन है। आज हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट ख़त्म होने वाला है। आज हम लोग सारा पढ़ाई कर लेंगे और पढ़ाई के साथ साथ हम मेरा तो रिवीजन हो रहा है, तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है। वीडियो देखते रहना, रिवाइज भी होते जाएगा। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग कल हमने स्टार्ट कर लिया था। एम एल ए पी ए ये देख लिया था। आज थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस कई बार एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। आइए देखते हैं बिब्लियोग्राफी रेफरेंस लिस्ट। क्या हो गया? पहला जो फॉर्म है वो है एपीए, आर्टिकल फॉर्म ऑफ डेटाबेस। एपीए का फुल फॉर्म क्या था? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और एमएलए का है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस ये है। इसमें सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसका जो नाम है वो, फिर डॉट, फिर कॉमा। कोई दूसरा ऑथर रहा तो उसका सरनेम। ठीक, ऑथर का नाम में यहाँ पर सरनेम आता है। ठीक है। ऑथर, फिर उसका जो नाम का पहला वर्ड, इसको एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। ऑथर, दूसरा ऑथर का नाम, देन तीसरा ऑथर का नाम, फिर ईयर, फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल, फिर टाइटल ऑफ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब है कि टाइटल जो है, जो टाइटल दिया हुआ आर्टिकल का वो तो देना ही है, और जो पीरियड रहेगा टाइटल का कि कब वो पब्लिश हो रहा है उसका देना है इटैलिक में। कॉमा, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, फिर कॉमा, पेज, पेजर एक होता है, एक रेंज होता है पेज का, फिर डॉट दे के DOI। ठीक। फिर एमएलए आर्टिकल फॉर्म है एक, जिसमें ऑथर कॉमा फर्स्ट नेम आता है ऑथर का, कॉमा टाइटल आता है एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर्टिकल का या जर्नल का या फिर रिसर्च का। टाइटल ऑफ जर्नल वॉल्यूम आता है, फुल स्टॉप, फिर इशू कौन सा ईयर में हुआ है, सेमी कॉलन दे के पेजेस, फिर फुल स्टॉप, नेम ऑफ डेटाबेस, फिर फुल स्टॉप, फिर वेब, डेट ऑफ एक्सेस, ये सब उसमें मेंशन रहता है। एक एपीए का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मैंने एक डिसर्टेशन किया था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें होना चाहिए, मैंने उसमें रेफरेंस डाला है। मेरा जो टॉपिक था रिसर्च का, मतलब डिसर्टेशन का मास्टर लेवल पे, वो था इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन स्टॉक प्राइस। ये देख सकते हैं, ये रेफरेंस दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखने का कुछ उपाय है? ड्रॉ में तो होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसे। ये यहाँ ये सब अलग अलग है, लास्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसको देखते हैं हम लोग। जैसे जो नाम है, उनका नाम कुछ जे चौहान था, तो पहले सरनेम आ गया चौहान, ठीक है, फिर कॉमा, फिर फर्स्ट नेम। इसको और जूम करते हैं थोड़ा। हम्म, ठीक है, चौहान उसका पहले सरनेम आ गया, उनका पहले सरनेम आ गया, फिर कॉमा, फिर फर्स्ट नेम का पहला नाम। मेरा यहाँ नाम जैसे है अरमान खान, अरमान खान, तो मेरा खान आएगा पहले, फिर कॉमा, अरनाम, जो अरमान, जो अपना ही नाम गलत बोल रहे हैं भाई, अरमान जो मेरा फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर आएगा, ठीक है, तो कॉमा दे के ए हो जाएगा। फिर अगर हमको दूसरा कोई नाम लिखना है तो डॉट, फिर कॉमा। ठीक है, तो जैसे चौहान, कॉमा, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, फिर डॉट, फिर कॉमा। फिर सिमिलर वे में कोई दूसरा है जैसे अंसारी, फिर उसका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर दिया गया है MS, फिर डॉट कॉमा, एंड अजमल, कॉमा, उसका M, कॉमा। इसके बाद यहाँ तीन रिसर्चर, इसलिए तीन नाम है। फिर कब इशू हुआ है? 2019 में, फुल स्टॉप। फिर डिविडेंड पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज, ये उसका टाइटल है। फिर जो जर्नल है, वो जर्नल का नाम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इटैलिक में, फिर कॉमा, ये पेजर हो गया, रेंज हो गया,
ठीक है, 36 से 42। लास्ट में एक DOI, इसमें शायद DOI था नहीं इसलिए हम दिए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं एक और एग्जांपल है, कैंडपाल कॉमा एंड भी डॉट कॉमा ऐसे करके सेम। ये रहा टाइटल, स्टडी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, ये जर्नल रहे आ गया इटैलिक में, ये वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, रेंज, और लास्ट में एक DOI। ठीक है, ये रहता है रिसर्च पेपर में। इसको क्लिक करने के जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पूरा पेपर खुल जाएगा रिसर्च वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो ये भी मेंशन करना होता है। तो ये जो स्टाइल मैंने लिया था वो APA का ही था। ठीक, आई होप समझ आया होगा। और MLA का भी सेम है, मतलब उसी तरह से लिखते हैं, बस ये फॉर्मेट को फॉलो करके। क्लियर हो गया होगा। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए देख लेना सही रहेगा। ACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। AGLC, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन। AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। AMJ, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। CMS, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। CSE या CBE, काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स। एंड अगर CBE रहा तो काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स। हार्वर्ड का तो अपना ही एक नाम है, इसका कुछ फुल फॉर्म है नहीं। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड वैनकूवर। ठीक है, ये कुछ और साइटेशन करने के शायद साइटेशन के फॉर्म्स है कि इन सब वे में भी किया जा सकता है, ये सब यहाँ से इशू किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं जो रिसर्च पेपर में यूज़ करना पड़ता है, शॉर्टकट्स टाइप। मेन टर्म्स यूज्ड इन कॉन्टेक्ट context of footnotes and reference writing. For example, जब used for referencing to a number of people, जब एक से ज़्यादा पर्सन ने रिसर्च किया तो वहाँ पर हम लोग एट अल लगा देते हैं। ठीक है, एट अल, ET.AL, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा इंसान है। आई बिड मतलब होता है रेफर्स टू सेम ऑथर एंड सेम सोर्स। जैसे एक नाम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, लंबा थोड़ा होगा, तो उसके जगह पर ये लिख देंगे आई बिड। थर्ड, LOC.CIT मीन्स होता है इन द प्लेस साइटेड, यानी उस जगह पर, उसके जगह पर। ठीक है, जो जगह पर साइट किया गया लिखा गया। एंड OP.CIT मीन्स द वर्क साइटेड, वर्क से यहाँ पर प्लेस था, यहाँ पर वर्क है, यहाँ जगह पर, यहाँ पर काम पर। ठीक है, ये काम है, और उस काम को जब दोबारा रिपीट कर रहे तो उसको लगा दिए। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, डिजर्टेशन एंड थेसिस। जैसे मैंने जो अभी दिखाया था वो मेरा डिजर्टेशन था, ये थेसिस वैसा नहीं होता है, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। अगर किसी को मेरा डिजर्टेशन देखना है तो आई विल प्रोवाइड यू इन माई टेलीग्राम, एंड इफ़ यू वांट these notes regarding research aptitude, then I will also this provide on my telegram. So if anyone interested, then do comment that you need these documents to read out. Okay, otherwise I am not just giving in this way because these are confidential things for me. ओके, क्योंकि मेहनत करके नोट्स बनाया है, मेहनत करके डिजर्टेशन ये सब किया है, ऐसे तो बांटेंगे नहीं भाई। अगर तुमको चाहिए तो देन यू डू कमेंट, देन आई विल प्रोवाइड यू ऑन माय टेलीग्राम। डिफरेंस देख लेते हैं डिजर्टेशन एंड थीसिस का। इट क्यूमुलेट्स इन PG डिग्री, ये PG डिग्री में बनाया जाता है, जैसे मैंने बनाया MCOM में। इट लीड्स टू डॉक्टरल डिग्री, ये PhD में बनता है। थीसिस बहुत ज़्यादा पेज का बनता है। कल ही मेरे नोन में एक जन का PhD कंप्लीट हुआ है, उनका बहुत मोटा, इतना मोटा थीसिस था कि जब उन्होंने मुझे अपने हाथ में दिया देखने के लिए, उठाने में दिक्कत हो रहा था भाई, इतना भारी और मोटा था, और ईच एंड एवरी वर्ड खुद का होता है उसमें। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो मौजूद है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। इसमें सब कुछ ओरिजिनल होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, एंड सब कुछ ओरिजिनल एंड सब खुद से करना पड़ता है अंडर द सुपरवाइजर। शॉर्ट टाइम होता है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। फोकसेस ऑन बैकग्राउंड स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फील्ड। प्रूव्स प्राइमरी आर्ग्यूमेंट विथ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस डिसर्टेशन में भी हो सकता है, बट जैसे मेरे में हाइपोथेसिस ज़्यादा था नहीं, एक दो ही था, और बहुत बहुत छोटा छोटा, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं। मोर लाइक एन एकेडमिक बुक के जैसा ही है, ये एकेडमिक रिसर्च पेपर है जो जर्नल में छपता है।
ठीक है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री करके होता है साइट्स, वहाँ पर थेसिस एंड उसका सिनॉप्सिस दोनों जमा किया जाता है। डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड ऑन हाइपोथेटिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाता है हाइपोथेटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, थ्योरी एंड आर्गुमेंटेशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल से, ये सब कुछ जो भी बनाया जाता है ओरिजिनल रिसर्च के ऊपर। कुछ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, टेक्नोलॉजी टूल्स है जो कि रिसर्च प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। हम लोग का ऐसे आईसीटी एक यूनिट भी है, अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। स्टैटिस्टिकल टूल्स लगते हैं, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, सारे ही सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, एस पी एस एस स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस, एस 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 प्लस, एल आई एस, आर ई एल, लिसरेल एंड ई व्यूज़। मैंने जो डिजर्टेशन का एनालिसिस किया था वो ई व्यूज़ से किया था, एंड नाउ इट इज़ दिस इज़ वेरी पॉपुलर, ई व्यूज़। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च तक आ गए। अब रिसर्च में कुछ एथिक्स होता है। एथिक्स का मतलब है कि डिसीजन अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट वी आर ought टू बी, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो एथिक्स एम टू अचीव टू फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, हाउ वी ought टू एक्ट इन ए गिवन सिचुएशन एंड टू प्रोवाइड अस विथ स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर डूइंग सो। अगर हम लोग कोई एक्शन कर रहे हैं, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, और उसके लिए कोई ठोस रीज़न है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एथिक्स। ज़्यादा कुछ हार्ड पार्ट नहीं है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स देख लेते हैं। हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द एम ऑफ रिसर्च, एम ऑफ रिसर्च पता करने में हेल्प करता है। प्रोमोट्स द वैल्यू सच एज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस। ठीक है, जैसे हम लोग कब इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे कि बायसनेस नहीं होना है, क्वेश्चन यार अच्छे से बनाना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जैसे अपना ही आंसर आ जाए उसमें। तो यही सब तो रिसर्च एथिक्स है, सब कुछ फेयर, ओरिजिनल काम ओरिजिनल होना चाहिए, तो एथिक्स अपने आप फॉलो हो जाएगा। हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट का बात कर रहे हैं। कुछ अप्रोचेस होते हैं रिसर्च एथिक्स में। डियोंटोलॉजिकल मतलब वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज एन यूनिवर्सल कोड इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। एक ऐसा डिसीजन बनाओ जो यूनिवर्सल हो, सबके द्वारा माना जाए, ठीक है, जनरल हो। एथिकल skepticism approach states that ethical standards are not universal but are relative to one's own particular कल्चर एंड टाइम। ठीक है, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सबके लिए जनरल नहीं है, सबके लिए यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू वन ओन्स पर्टिकुलर, मेरा जो बिहेवियर वो मेरे लिए है, तुम्हारा जो बिहेवियर तुम्हारे लिए है, ठीक है, वेरी करता है, ये भी एक अप्रोच है। यूटिलाइटेरियनिज्म approach, modern version of the end justifying the means. If the expected benefits exceed the expected risks, the study is presumed to be ethical। क्या बोल रहे पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न वर्जन ऑफ द एंड जस्टिफाइंग द मीन्स, ठीक है, कि एट द एंड क्या उसका मीनिंग ठहर रहा है। इफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सीड द एक्सपेक्टेड रिस्क, जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो एक्सीड कर जा रहा है एक्सपेक्टेड रिस्क से, मतलब रिस्क से ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट है, रिस्क से बेनिफिट इज मोर देन रिस्क, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टडी है वो हम लोग का एथिकल है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं रिसर्च में? तीन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हम लोग को डेटा देंगे, रिसर्चर खुद, और एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी। की टर्म्स यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल इशू में कुछ ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। फैब्रिकेटिंग बिहेवियर, क्रिएशन ऑफ फेक डेटा। ठीक है, फेक डेटा अगर रिसर्चर बना रहा है तो वो फैब्रिकेटिंग बिहेवियर हो गया। फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन इन रिसर्च मटेरियल। ठीक है, रिसर्च मटेरियल में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी मतलब का, तो फॉल्सिफिकेशन हो गया। प्लेगरिज्म, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग समबडी एल्स आइडिया, किसी का आइडिया, थॉट, पिक्चर, थ्योरी, वर्ड, स्टोरी, प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम ऐसे दिखा रहे हैं किसी और का है, लेकिन ये सब चीज़ हम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो मेरा ही है, तो ये सब प्लेगरिज्म में आ जाएगा, पकड़ा जाएंगे, और लिमिट क्रॉस करने से जेल भी हो सकता है, फाइन लगेगा अलग, रिसर्च भी नहीं हो पाएगा, थीसिस भी नहीं हो पाएगा, पीएचडी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सब ओरिजिनल काम होना चाहिए। व्हेन ए स्टूडेंट कॉपीड फ्रॉम अनदर इन सेम सबमिशन नोन एज इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म। दो छोटा सा टाइप है कि जब
एक स्टूडेंट कॉपी करता है अनदर इन सेम सबमिशन, किसी और से, मतलब दोस्त से, जैसे नहीं हम होमवर्क कॉपी कर देते हैं उस टाइप से अगर कॉपी कर रहे हैं तो वो हो गया इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म। व्हेन कॉपीड फ्रॉम बुक्स जर्नल आर्टिकल, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से जब हम लोग करें तो वो एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म में आ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस देख ले रहे थेसिस और आर्टिकल के बीच में क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इन एजुकेशन हाउ मच ए पर्सन इज नोज, हाउ मच ए पर्सन नोज, एक पर्सन कितना जानता है, ये थेसिस बताता है। और आर्टिकल इज एडवांसमेंट टू एनहांस क्रेडिटिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन इन फील्ड, ये एनहांसमेंट से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अप टू 500 वर्ड तक, मतलब ये 500 वर्ड का ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसमें समरी भी नहीं, वो जो स्टार्टिंग में जो रहता है पैराग्राफ वही 500 वर्ड का है। और इसमें 150 से 250 वर्ड का छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट रहता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में या छोटा में कंसाइज समराइज फॉर्म में। लेंथ 20,000 वर्ड्स के आसपास, ऐसे 3,000 से 6,000 वर्ड्स। रेफरेंस एग्जॉस्टिव, आर्टिकल सिलेक्टिव। ठीक है, थेसिस में जहाँ से जो भी डेटा लिए सब कुछ बता देते, सब कुछ एंटायर थिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ सिलेक्टिव जो जो यूज़ हुआ है। और आ गए हम लोग लास्ट पेज में। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सिंपोजियम का मतलब होता है फॉर्मल मीटिंग इन विच स्पेशलिस्ट डिलीवर शॉर्ट एड्रेस ऑन ए टॉपिक एंड देन आंसर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस मीटिंग टाइम जहाँ पर आंसर क्वेश्चन होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जो रिसर्चर या पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वही लोग आंसर करते, क्वेश्चंस करते। ये सिंपोजियम हो गया। कोलोक्वियम, बाप रे कैसा कैसा नाम है, ये सिंपोजियम, ये कोलोक्वियम। इसका मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एकेडमिक बिल्डिंग है और ये सॉरी एकेडमिक मीटिंग है, और ये एकेडमिक मीटिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबके लिए नहीं, सबसे पहले मेरे लिए ये बड़ा जैसा हार्ट कि मैंने ये रिसर्च एप्टीट्यूड, मैंने नहीं, हम ये रिसर्च का एप्टीट्यूड पूरा नोट्स बनाए, पढ़े, लिखे, पहले तो रीड किए, उसके बाद लिखे, ठीक है, उसके बाद फिर रिवाइज किए हम। तो मेरा वीडियो में चाहे 2 व्यूज़ आए या 0 व्यूज़ आए, लेकिन मेरा ये 3 काम हो गया जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये वीडियोस मेरे ही काम आएंगे, जब मर्जी मैंने देख सकता हूँ, हम देख सकते हैं भाई रास्ता में चलते चलते। और किसी का नज़र अगर यहाँ तक पड़ जा रहा है कि चलो ये कुछ हम लोग के साथ शेयर कर रहा है तो देन प्लीज़ मोस्ट वेलकम, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। एंड नेक्स्ट अभी मेरा बता दूँ कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड 50% तक कर लिया है कंप्लीट। अब वो जैसे कंप्लीट होगा फिर उसका भी सेम वे में ऐसे ही छोटा मोटा वीडियोस बना के डालेंगे। एंड थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। मिलते हैं फिर कुछ दिनों के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में।